तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की एक क्लास चल रही है। तो जिसका भी राजनीतिक विज्ञान है, चाहे बीए में है, एमए में है, नेट में है, नेट जेआरएफ में है, या कोई पीएचडी की तरफ चल रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल यूपीएससी में दे रहे हैं, उनका आज की क्लास में स्वागत है। सिलेबस का यूनिट ये 8 है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का, जिसमें राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लिबरलिज्म। क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लिबरलिज्म। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इससे जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, वो भी आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं लिबरलिज्म आइडियोलॉजी क्या है, और फिर वहीं से हम चीजों को आगे देखेंगे। तो लिबरलिज्म क्या है? व्हाट इज लिबरलिज्म? तो पहले मैं 5 मिनट आपका एक बैकग्राउंड बनाऊंगा। बैकग्राउंड बनाने के बाद मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों आपको मीनिंग बताऊंगा, और मीनिंग बनाने के बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इससे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से निकलते हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और आपको चाहे आपका बीए है, एमए है, या कोई भी है, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। उदारवाद। तो हम बात पीछे से उठाते हैं थोड़ा। एक जमाना था जहां राजाओं का राज चल रहा था, और राजाओं से भी पहले हम जाएंगे क्या मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, कि ग्रीक सभ्यता में तो लोकतंत्र था। इन द ग्रीन सिटी स्टेट देयर वाज अ डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद जब रिलीजियस राज आया, रिलीजन का बोलबाला हो गया ईसाइयत में, इन क्रिश्चियनिटी, और उसके बाद जो राजाओं का राज आया, तो पूरा मानव समाज बटा हुआ था। धर्म के नाम पे बटा हुआ था, जाति के नाम पर बटा हुआ था इंडिया में, नस्लवाद के नाम पर, रेसिज्म के नाम पर पूरा बटा हुआ था, और लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। उनके जीवन को कौन डिसाइड कर रहा था? उनके जीवन को डिसाइड कर रहा था राजा। धर्म, किंग एंड रिलीजन वाज डिसाइडिंग देयर फेथ। और इस परिस्थिति में लोगों का जीवन कैसा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लोगों का जीवन बड़ा दूभर था। लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, और महिलाओं की, किसानों की, सबकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। और फिर इस दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों एक चीज आई, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रेनेसा, पुनर्जागरण। और उस पुनर्जागरण के काल में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, चीजों को दोबारा से देखा गया। धर्म की परिभाषा दोबारा से हुई, धर्म की परिभाषा दोबारा से हुई, और हर एक चीज को दोबारा से एनालाइज किया गया। तो पुनर्जागरण के काल में मनुष्य ने दोबारा से सोचना चालू किया, अगर ये कहें कि सोचना चालू किया, और तब बुद्धि का जन्म हुआ, साइंस का जन्म हुआ, रिलीजियस रिफॉर्म हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए। पर वॉइस नहीं आ रही है। तो अब आवाज आ रही है? यस सर। तो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ने
किताब लिखनी चालू की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और किताब लिखकर ये बताया कि इस दुनिया में व्यक्ति बड़ा है सबसे ज्यादा, इंडिविजुअल इज सुप्रीम, और इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो सुप्रीम है। ना राजा बड़ा है, मोनार्क बड़ा है, ना ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ना ही रिलीजन बड़ा है, ना ही रिलीजन बड़ा है, ना ही धर्म बड़ा है, व्यक्ति बड़ा है। और आज जो आप पूरी मानसिकता देख रहे हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं, वो किस पर बेस है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? वो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो बेस्ड है इंडिविजुअल और इंडिविजुअल की लिबर्टी पर। तो देखिए, ये जो सिद्धांत है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत है। हर तरफ से आदमी बंधनों में बंधा हुआ था, राजाओं के बंधनों में, जातियों के बंधन में, और नस्ल के बंधनों में, और वो अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जी पा रहा था, उसको कोई आजादी नहीं थी, अपने हिसाब से काम धंधे भी नहीं कर पा रहा था। तो जब पहली लिबर्टी जो इस दुनिया में आई, पहली जो स्वतंत्रता इस दुनिया में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो स्वतंत्रता थी नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी, यस, नेगेटिव लिबर्टी यानी नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसका अर्थ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बंधनों का अभाव। क्या? बंधनों का अभाव। एक आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, वो आकाश में ऊंचा उड़ सकता है, उसको जो वो करना चाहता है, वट एवर ही वॉन्ट टू डू एंड ही विशेस टू डू एंड इज केपेबल ऑफ डूइंग सो, उसे ऐसा करने की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आजादी होनी चाहिए। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो एक आदमी काम कर सकता है, जिसे वो पूरा करने में केपेबल भी है, उसे किसी और व्यक्ति को या किसी और संस्था को या किसी राज्य को रोकना नहीं चाहिए। तो ना तो स्टेट को रोकना चाहिए, राज्य को रोकना चाहिए, ना किसी और इंडिविजुअल को उसमें रोकना चाहिए, तो ना किसी और व्यक्ति को उसमें रोकना चाहिए। इसी को कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी अब्सेंस ऑफ बॉन्डेज, बंधनों का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बंधनों का अभाव, अब्सेंस ऑफ बॉन्डेज, किसी भी तरीके से किसी पर भी कोई बंधन ना लगाए जाएं। इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। दो तरह की स्वतंत्रता होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसमें एक तरह की स्वतंत्रता है जिसको क्या कहा जाता है? नकारात्मक स्वतंत्रता। क्या कहा जाता है? नकारात्मक स्वतंत्रता जिसको कहा जाता है। तो इसी फिलॉसफी को कहते हैं, ये 8th चैप्टर है, दोबारा से बता देता हूं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें हम पहला आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म में भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। कौन सा लिबरलिज्म? क्लासिकल लिबरलिज्म। तो अब आइए, इसकी जो आपको जो सबसे पहली चीज लिखनी होगी शास्त्रीय उदारवाद की, कि ये है क्या? तो जी ये स्वतंत्रता का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? स्वतंत्रता का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ आ इंडिविजुअल। तो एक आदमी की स्वतंत्रता के सिद्धांत को ही उदारवाद कहते हैं। तो लिबरलिज्म इन दैट सेंस द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर हो गई इतनी बात कि जब भी आपसे उदारवाद कहीं भी पूछा जाए तो इसलिए कहेंगे लिबर्टी या फ्रीडम, इन दोनों के भी अर्थ अलग अलग हैं, पर आम बोलचाल की भाषा में दोनों इंटरचेंजली यूज किए जाते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ अ इंडिविजुअल, इसी को लिबरलिज्म कहते हैं। किससे निकला है?
दिस लिबरलिज्म वर्ड, लिबरिस वर्ड से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। तो ये सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि हर एक आदमी क्या है, स्वतंत्र है। इसकी परिभाषा दी गई है कि हर एक आदमी ऐसा महसूस करे कि वो फ्री है। तो इसके बारे में हेराल्ड लास्की ने ये कहा है कि लिबरलिज्म इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल बट इट इज अ हैबिट ऑफ माइंड। तो हर एक आदमी अपने अंदर से हर एक क्षेत्र में कैसा महसूस करे, ठीक महसूस करे। तो जब शुरू के दार्शनिक हुए, ट्रेडिशनल दार्शनिक हुए, जिसमें सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल है, इन लोगों ने भी ग्रीक वर्ल्ड में किसकी बात की थी कि हर एक आदमी को राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लिबरलिज्म नया विचार है, पहले भी लोगों ने अलग अलग रूपों में इसकी चर्चा की है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में, रिलीजियस में, पॉलिटिकल में, राजनीतिक में, धार्मिक क्षेत्र में, रिलीजियस में, इकोनॉमी में, समाज में। अब आओ, जब अब एक क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, मेंस में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उदारवादी एक कैसा विचार है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। उदारवाद एक रेवोल्यूशनरी विचार है। कैसा विचार है? रेवोल्यूशनरी विचार है। अब कोई आपसे पूछे कि ये रेवोल्यूशनरी विचार क्यों है, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? इट इज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। ये मेंस का एक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो उदारवाद एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा मेरे पास कि उदारवाद एक क्रांतिकारी विचार है, एक क्रांतिकारी विचारधारा। अब इसका आंसर हमें करना है। इसका आंसर कैसे करेंगे? लिबरलिज्म इज अ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। इसका जवाब आप कैसे करेंगे? तो जब मध्य युग जो था, द मिडल एज, जो मिडल एज थी मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, वो कैसी एज थी? वहां पर धर्म गुरु पोप क्या थे? अपना वर्चस्व जमाए हुए थे। और जब ये रेनेसा आया, क्या आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जब रेनेसा आया, पुनर्जागरण आया, तो जो पुराने विचार थे, जो पुराना समाज था, जो पुरानी व्यवस्था था थी, उसको इस विचारधारा ने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? उसको इस विचारधारा ने चैलेंज किया, चुनौती दी, और उस व्यवस्था को उतार कर तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, और नई विचारधारा को ये लेकर आए। तो इन द मिडल एजेस द रिलीजियस लीडर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, शुरुआत में उनका वो भी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उनके खिलाफ, ये देखो, पुनर्जागरण के काल में धर्म सुधार आंदोलनों ने धार्मिक अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ दिया, और एक नई राष्ट्र राज्य, जो आज मॉडर्न सिटी स्टेट देखते हो, मॉडर्न स्टेट, सिटी स्टेट सही वर्ड नहीं है, मॉडर्न स्टेट देखते हो, उसकी संकल्पना को इन्होंने डाला। तो ये विचार किसके खिलाफ था? धार्मिक कुरीतियों के लिए। इसीलिए इसको कैसा विचार कहते हैं? रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी विचार। कैसा विचार? क्रांतिकारी विचार। यह जो विचार था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों,
ये कैसा विचार था? इट इज रेवोल्यूशनरी बिकॉज इट शैकल द रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड कम्युनिटी द क्यूरियोसिटी क्यूरियस स्पिरिट ऑफ एंशिएंट एरिया एंड सपोर्ट जो आज आप शोर एंड स्टेट देखते हो। तो दो दो आंसर, दो पॉइंट आपको यहीं से मिल गए कि यह क्रांतिकारी विचार क्यों है, क्योंकि इसने पुनर्जागरण को पहुंच पहुंचाई, धर्म सुधार आंदोलनों को आगे बढ़ाया। आज की डेट में इन्होंने तीसरा काम क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? जो राजाओं की तानाशाही चल रही थी, क्योंकि हर एक आदमी ये कह रहा था मुझे बंधनों से मुक्त करो, धर्म के बंधनों से मुक्त करो। इसके बंधनों से मुक्त करो, धर्मों के बंधनों से मुक्त करो, राजा के बंधन से मुक्त करो। तो और मुझे जो आज बड़े बड़े स्टेट भारत, जर्मनी दिखते हैं, इनकी नींव इन्होंने डाली। तो ऑल माइटी अथॉरिटी ऑफ पोप दे वर अगेंस्ट, एंड दे वर अगेंस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मोनार्की। ये स्वतंत्रता चाहते थे धार्मिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में। दे वर द प्रोपाउंडर ऑफ लिबर्टी इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज रिलीजन। उसके बाद बेटा इन्होंने आंदोलन किए बड़े बड़े और एक पूरी की पूरी नई पॉलिटिकल व्यवस्था को आगे बढ़ाया। कैसे आगे बढ़ाया? पहले जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो कौन सी थी? जो पहले राजनीतिक व्यवस्था थी मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, वो थी राजतंत्र, मोनार्की। मोनार्की को हटाकर ये लोग क्या लेकर आए मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पर संभव है? सिर्फ एक ही तंत्र में संभव है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लोकतंत्र में ही ये इनकी स्वतंत्रता संभव है। तो पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल क्या किया इन्होंने? आइडियोलॉजिकल चेंज लेकर आ गए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको कहा जाता है क्रांतिकारी। अब आओ इकोनॉमिक सेक्टर में इन्होंने क्या किया। अब तक आपने दो चीजों के बारे में देख लिया, पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी, रिलीजन में रिलीजन को हटाकर सेकुलरिज्म लेकर आए, और ये निजी संपत्ति कि भाई कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाने वाले थे, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन आने वाला था, फिर धीरे धीरे आ गया। और इन्होंने क्या कहा कि आर्थिक रूप से भी आदमी को क्या होनी चाहिए? हर क्षेत्र में उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आर्थिक रूप में स्वतंत्रता को क्या कहते हैं बेटा? लिबर्टी इन इकोनॉमिक स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर, इसी को कहते हैं बेटा पूंजीवाद। तो यही वो विचारधारा है जो किसको लेकर आई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कैपिटलिज्म को। कि हर एक व्यक्ति जो भी कुछ बनाना चाहता है, कितने रेट में भी बेचना चाहता है, उसको क्या होनी चाहिए? पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? पूरी की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि ये विचारधारा निजी संपत्ति खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। कि राजा रानी को रोकना नहीं चाहिए, लोग कैसे बिजनेस करेंगे। तो दिस आइडियोलॉजी propounded the concept of private property as well as open competition in the economic sphere। और इसी को कैपिटलिज्म कहते हैं बेटा, कि लोगों को बनाने दो माल, बेचने दो माल। तो ये विचारधारा चालू कहां से होती? ये विचारधारा चालू होती है मानव की स्वतंत्रता से। ह्यूमन
फ्रीडम। हर क्षेत्र में उसको पूरी स्वतंत्रता चाहिए। कहती है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसा आपने गांधी जी को भी सुना। उससे पहले बाल गंगाधर तिलक, है ना, बर्थ राइट ऑफ फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। और ये हर एक व्यक्ति की फ्रीडम हर एक स्फेयर में मानती है। क्यों मानती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पहले क्या होता था, मध्य युग काल तक आदमी को क्या माना जाता है कि आदमी के पास दिमाग नहीं है, पहले ऐसे मानता था। उसको जो रिलीजन कह रहा है, जो धर्म कह रहा है, जो क्या कह रहा है, जो रिलीजन कह रहा है, जो राजा कह रहा है, उसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो गिरा हुआ इंसान है, उसके पास इतनी समझ नहीं है, वो अपना अपना अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता। तो जब ये मॉडर्न पुनर्जागरण आया तो इसने कहा नहीं, व्यक्ति ऊपर है और व्यक्ति के पास विवेक है। री अवेकनिंग काल में क्या माना गया, व्यक्ति रैशनल ह्यूमन बीइंग है। आपने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा होगा, वो भी रैशनल ह्यूमन बीइंग बताता है कि ह्यूमन रैशनल है, वो जानता है कि उसको जो कोई भी कार्य करना है वो क्यों करना है। शादी भी वो करना चाहता है, या वो अकेले रहना चाहता है, या वो कहीं नौकरी करना चाहता है, या वो अपने बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास लॉजिक है, उसके पास तर्क है। उस तर्क से वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, अपने जीवन को जैसा मर्जी आकार दे सकता है। तो व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट जानता है, उसके व्यक्तिगत हित किसमें है, और वो वहीं जाएगा जहां उसके सेल्फ इंटरेस्ट क्या होंगे मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, हाँ, स्वार्थ सिद्धि के लिए वो वहीं जाएगा। तो ये विचारधारा का पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि मानव विवेकशील है, मानव समझौता कर सकता है। समझौते से ही वो स्टेट बनाएगा, समझौते से ही वो परिवार बनाएगा, समझौते से ही स्वैच्छिक लेन देन से ही वो समाज का निर्माण कर लेगा और स्टेट का निर्माण भी कर लेगा। तो मानवीय विवेक में आस्था। उसने कहा कि ये हमारे तर्क पर जो रिलीजन की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, ये खरी नहीं उतर रही है। उसने क्या किया, जो नए नए विकास किए हैं वो विवेक के बल पर उठ रहे हैं। आज भी जो प्रोग्रेस हो रही है, मेट्रो बन रही है या जो कोई भी चीज बन रही है, वो किस पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड। तो कहता है फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल टुडे, कॉम्प्लेक्स जितनी भी सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी है, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये मटेरियल क्या बेटा, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर मानव ने जो अपने विजडम से, अपने लॉजिक से जो टेक्नोलॉजी बनाई है, इसी के आधार पर सारी चीजें क्या चल रही हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सारी चीजें ठीक हो रही हैं, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। तो मानवीय विवेक में आस्था है इसकी। फिर ये विचारधारा ये मानकर चलती है कि हर एक आदमी जब जन्म लेता है तो प्रकृति ने उसको कुछ अधिकार दिए। जीवन किसी राज्य ने नहीं दिया, किसी राजा ने नहीं दिया, बल्कि उसको भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। प्रकृति बोलो, इसने प्रकृति वर्ड यूज करते हैं, नेचर ने दिया है। जीवन उसको प्रकृति ने दिया है, वही देता है और वही छीन लेता है। उसकी जो स्वतंत्रता है घूमने फिरने की, वो भी होनी चाहिए। जैसा कि जॉन लॉक को आप पढ़ोगे मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोग पढ़ोगे, वो मानता है व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यही आगे जाके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और आगे जाके यूएन के
चार्टर में मानवाधिकारों के रूप में भी प्रक्षेपित होंगे। दे विल बी एम्बेडेड, इंसर्टेड इन द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इन यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ राइट्स। तो ये विचारधारा क्या मानकर चलती कि हर एक आदमी को अधिकार है, उसके जीवन को किसी और को नहीं छीनना है, उसकी संपत्ति को किसी और को नहीं छीनना है, उसकी स्वतंत्रता को किसी और को नहीं छीनना। तो ऑल ह्यूमन बीइंग आर हैविंग राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो उसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसका जीवन कोई ना छीने, और यहां तक कि जो उसने अपनी मेहनत करके, अपना श्रम करके, मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या कमाई है, जो उसने जी जो धन कमाया है वो क्या करें, वो छीना नहीं जा सकता। तो ये विचारधारा प्राइवेट प्रॉपर्टी को, क्योंकि हाँ, वो ये मानकर चलती है कि श्रम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर, किसी आदमी ने जब किसी नेचुरल रिसोर्स में, किसी प्राकृतिक संसाधन में, है ना, प्राकृतिक संसाधन में, नेचुरल रिसोर्स तो सबका है, पर सब लोग मेहनत नहीं कर रहे। कुछ लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग पेड़ पर चढ़कर आम ले आए, उसमें अपना खून पसीना मिलाया, तो अब ये आम उसका हो गया। कुछ लोग नीचे खड़े रहे, देखते रहे, अब उनका आम नहीं है। तो ये विचारधारा को, प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाती है। इसीलिए इस पे आरोप भी लगते हैं कि निरा निरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है, जो कि आगे जाके पढ़ोगे आप मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। इकोनॉमिक स्फेयर में क्या कर रही है, इकोनॉमिक स्फेयर में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रही है। तो नेचुरल राइट्स, जॉन लॉक का नेचुरल राइट कि हर आदमी स्वतंत्र है, उसकी जिंदगी को कोई ना छीने, उसकी लिबर्टी को कोई ना छीने, उसकी प्रॉपर्टी को कोई नहीं छीने। आगे पढ़ो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब आओ, हर चीज में स्वतंत्रता को चाहिए, अपने इंडिविजुअल के जीवन में भी, पॉलिटिकल जीवन में भी, रिलीजियस में भी और सोशल में भी। इसीलिए आज डेमोक्रेसी देशों में क्या है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। यही विचारधारा है जो डेमोक्रेसी बनाएगी, स्टेट को बनाएगी, और स्टेट में अपने नेचुरल राइट्स की रक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स को भी लिखाती है। आज देखो सभी देशों में फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो आपने तीसरा विचार भी इसका देख लिया कि ये विचारधारा अपने किसको मानती है, फंडामेंटल राइट्स हमको मिलने चाहिए। हर आदमी कैसे पैदा होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र पैदा होता है। ये आइडियोलॉजी इतिहास में जितनी भी बुरी चीजें हो रही थी, जो अंधविश्वास हो रहा था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या हो रहा था, अंधविश्वास, जो इतिहास में परंपरा में अंधविश्वास हो रहा था, जिसको लोग आस्था के नाम पर मान लेते थे, यह विचारधारा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसका विरोध करती है। उसका क्या करती है, विरोध करती है कि हम सब कुछ, जो भी इतिहास में हमको हमारे विवेक से समझ नहीं आता, उसका हम क्या करेंगे, उसका हम उसका हम उसका हम विरोध करेंगे। तो ये विचारधारा मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों क्या करती है, जो चीज विवेकपूर्ण नहीं है उसका विरोध करती है। कहती है राजा और राजा को अधिकार किसने दिए, क्यों इनका शासक, हम इनका क्यों मानते हैं। मध्य युग में जो इसी विचारधारा ने धार्मिक परंपराओं का विरोध किया, जो कि विशेषाधिकारों की पोषक थी। इन द मिडिवल एरिया दिस लिबरलिज्म opposes the religious tradition which nurtured the privileges for all. Revival has also emerged as a reaction against the medieval social system and autocratic power of the church.
इनका मानना है, क्या मानना है, जो पुरातन व्यवस्था है धार्मिक या राजा वाली, इसका इन्होंने विरोध किया। और ये विचारधारा लोकतंत्र को लेके आई। इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में राजाओं को हटाकर, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर क्या की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहां नहीं थी, वहां पर ब्रिटेन का कॉलोनियां बना रखी थी उन्होंने, अपनी 13 कॉलोनी। तो क्या किया, लिबरल थिंकर ने ही एडवोकेट किया कि ये पुरानी सोसाइटी के जगह पर नया रेवोल्यूशनरी सिस्टम लाओ, इसीलिए से रेवोल्यूशनरी विचार कहा जाता है। यही यही विचारधारा सेकुलरिज्म को लेकर आई कि राज्य का कोई रिलीजन नहीं होगा। पहले रिलीजियस राज्य होते थे, धर्म के आधार पर राज्य होते थे, आज भी कई राज्य हैं जो धर्म के आधार पर चल रहे हैं। इन्होंने कहा स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन, हमारा काम है मानव को के वेलफेयर को बढ़ावा देना। धर्म के आधार पर ना तो एक आदमी का निजी जीवन चलेगा, ना ही देश के कानून बनेंगे। तो इन द स्फेयर ऑफ पॉलिटिकल एंड प्राइवेट थिंग देयर विल बी सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। हम धर्म के आधार पर पहले चर्च जो होता था वो देश को, पोपशाही जो होती थी वो देश को बांटती थी, दूसरे देशों से भी लड़ती थी, खूनी वॉर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इस विचारधारा ने कहा एक व्यक्ति का इंडिविजुअल विषय है कि वो पूजा अर्चना करना चाहता है या नहीं। इट इज अप टू अ इंडिविजुअल इफ इफ इट वांट टू प्रोफेस रिलीजन और नॉट। और राज्य तो धार्मिक राज्य होंगे ही नहीं, जो राज्य होंगे वो तर्क के आधार पर, कानूनों के आधार पर, संसद में बने हुए कानूनों के आधार पर, संविधान के आधार पर चलेंगे। तो इन्होंने विरोध किया। किस को लेकर आए, ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या है, रोमन रोमन कैथोलिक चर्च, इसका इन्होंने विरोध किया। विरोध किया क्योंकि उनका निरंकुश शासक चल रहा था, अंधविश्वासों की आड़ में ये अत्याचार कर रहे थे। तो इन द मिडिल एजेस इट वाज इन रिस्पॉन्स टू द रोमन कैथोलिक चर्चेस, जो कि अपनी रिलीजियस हार्मोनी चला रहे थे। एट द टाइम both the church and the king used to persecute under the guise of religious superstition। तो इकोनॉमिक स्फेयर में ये कहती है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में, कमाई धमाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। राज्य को या राजा को थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों ये लेकर आ गए। किसको लेकर आ गए, थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की थ्योरी को ये लोग ले आए। इसको लेकर आ गए थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जिसमें इनका मानना क्या था, इनका मानना ये था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों कि हर व्यक्ति को, जैसा कि मैंने बताया, अपना कार्य करने की क्या दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। एक पर्सन को इकोनॉमिक स्फेयर में पूरी आजादी होनी चाहिए, राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसको आप क्या मानते हैं, थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, लेसा फेरिज्म, इसको क्या कहा जाता है, लेसा फेरिज्म। हाँ, कि राज्य, कोई राजा कोई क्या काम कर रहा है, क्या उगा रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कितने में भेज रहा है, ये कहता है राज्य को, यही इसकी परिभाषा है हस्तक्षेप के सिद्धांत की। व्यक्ति के उद्योगों और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या मानती है, ये मानती है कि द बिजनेस और द इंडिविजुअल शुड बी, देयर इज non interference from the state
इन द बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आर्थिक उत्पादन वितरण में नहीं होना चाहिए, रेगुलेट नहीं करना चाहिए कि कितने में कोई चीज बटेगी, कितने में बिकेगी, कैसे बनेगी, किसी चीज का क्या प्राइस होगा, ये भी किसके आधार पर तय होगा, किसके आधार पर तय होगा मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, ये तय होगा बाजार के आधार पर। कोई चीज अच्छी है तो उसका माल ज्यादा होगा, जो लोग जिसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, और जिसकी डिमांड ज्यादा नहीं होगी उसका प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो किसी चीज का प्राइस राजा को या सरकार को तय करना चाहिए या आने वाले लोकतंत्र में लोगों को करना चाहिए? तो इनका आंसर था नो। लोग क्या करेंगे, लोग खुद ही ओपन कंपटीशन से रेट डिसाइड कर लेंगे। बाजार की शक्तियां, द मार्केट फोर्सेस अपने आप ही सब चीजों को चला लेंगे। तो यह विचारधारा लेसा फेरिज्म को लेकर आई, मुक्त व्यापार को लेकर आई, आ हस्तक्षेप के सिद्धांत को लेकर आई, थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को लेकर आई। और ये इस विचारधारा का क्या मानना था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, इस विचारधारा का ये मानना था कि राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट इंडल्ज इनटू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब आइए, यही विचारधारा है जो किसका समर्थन करती है मेरे प्यारे प्यारे जिगर को, यही विचारधारा है जो समर्थन करती है किसका, डेमोक्रेसी। यही विचारधारा है जो डेमोक्रेसी का समर्थन करती है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता ना तो राजतंत्र में क्या रह सकती है, ना ही राजतंत्र में बची रह सकती है, ना ही लोकतंत्र में बची रह सकती है। कहां बची रह सकती है कि जब वो खुद पर शासन करें। तो यही विचारधारा है जिसके पॉलिटिकल थिंकर ने संविधान के बारे में सोचा, संविधान से पर निर्मित सरकार के बारे में सोचा। तो दिस आइडियोलॉजी प्रोफेस द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि सरकार निरंकुश नहीं होंगी, वह संविधान के आधार पर चलेंगी। इसी आइडिया को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आगे मैं डिटेल में कराऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। क्या बोला इन्होंने मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, संविधान पर आधारित होगा। तो किसी भी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय यही है कि जनता ही देश को चलाए, शासन करने की सत्ता जनता के हाथ में हो, या किसी व्यक्ति या किसी वर्ग में मनमाने ढंग पर शासन ना करे। तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड इट्स राइट इज the power of the governance should be in the hand of the people, and no person or class should rule the people arbitrarily। कि मनमाने ढंग से जो राजा राज कर रहे थे वो नहीं, जनता के पास ताकत होनी चाहिए। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर इंग्लैंड में विरोध हुआ, फ्रांस में विरोध हुआ। अब ये भी सवाल यूपीएससी में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि उदारवाद ही लोकतंत्र को लेकर आया। द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म, क्या, द थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म ब्रिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, democratic governance based on public sovereignty is the only system of governance। the objective of revolution, क्रांति लाई है इसलिए क्रांतिकारी विचारधारा है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका इज ऑल्सो democratize the state power so that they can increase
फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये देखिए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया सबसे पहले 1668 में। उसके बाद 1787 में क्या आया मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? फ्रेंच वॉर। अमेरिका में कॉन्स्टिट में आया। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फ्रेंच में 1917। तो ये क्यों आ रहे थे, क्यों राजा को हटा रहे थे ये लोग? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये राजा को इसीलिए हटा रहे थे कि राजा ने इनकी स्वतंत्रता को बाधित किया था। दे वर थ्रोइंग अवे गिलोटिन in France. There was a guillotine in France. Why? Because they were in the subjugation of king, monarch, and they want to throw them away and want to have sovereignty of the people, कि लोगों की संप्रभुता होनी चाहिए। और यही विचारधारा लोकतंत्र को लेकर आई है कि राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिले, अधिकार संरक्षित रहे। ये किसी और सिस्टम में संभव नहीं है। राजा तो नेचुरल राइट्स को तबाह कर देता था। ना रिलीजियस राइट थे, ना लोगों के पास नेचुरल राइट्स थे। इसीलिए इन्होंने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये विचारधारा ये मानती है कि इंसान सब बराबर होते हैं और किसी देश को किसी और देश के लोगों की स्वतंत्रता का क्या नहीं करना चाहिए, हनन नहीं करना। तो यही विचारधारा है। जो इजराइल का आदमी मरे या ईरान का आदमी मरे, उसको क्या लगता है? दुख होता है, क्योंकि ये क्या मानती है कि हर एक आदमी गरिमावान पूर्ण जीवन उसको मिलना चाहिए, उसको लाइफ टू लिबर्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो विश्व समाज की संकल्पना लिबरलिज्म ही लेके आया कि पूरी दुनिया एक विश्व परिवार है। ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड, कॉमनहुड, वर्ल्ड का ब्रदरहुड रहे, क्योंकि जो स्वतंत्रता है वो सबकी है। इसीलिए वो क्या कहती है, एक देश को दूसरे देश की अखंडता और सीमाओं का आदर करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आईआर में आगे जाके आप पढ़ोगे कि विचारधारा युद्धों को बुरा मानती है। यह विचारधारा कोई भी देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, दिस आइडियोलॉजी, किसी भी देश के बीच में झगड़ा हो जाए या कोई भी बात हो जाए, तो क्या मानकर चलती है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? यह मान के चलती है कि हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट द इंटीग्रिटी एंड द बाउंड्री ऑफ अनदर नेशन। क्या करना चाहिए? अदर नेशन की बाउंड्री और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। यह व्यक्ति की, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि ये आदमी व्यक्ति को बड़ा मानती है और राज्य को छोटा मानती है। पहले राजा और राज्य को बड़ा माना जाता था, लेकिन जब ये पुनर्जागरण के काल में आया तो इन्होंने बोला इंडिविजुअल इज सुप्रीम, रिलीजन एंड स्टेट शुड बी इन द सर्विस टू अ इंडिविजुअल। कि राज्य क्यों बनाया है हमने, ये जॉन लॉक का आप समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे। yes, आज की डेट में भी संविधान लोग मिलकर बनाते हैं, देश बनाते हैं। यह विचारधारा ये मानकर चलती है कि व्यक्ति अपने हितों को जानता है, मनुष्य जीवन के हर एक कार्य को करने में स्वतंत्र है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक साध्य है। और राज्य और अन्य संस्थाओं का निर्माण उसने खुद किया है। जैसे एक आदमी क्या करता है बेटा, खिलौना बना लेता है अपने खेलने के लिए, घड़ी बना लेता है और उससे टाइम देखता है। उसी तरह व्यक्ति ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने मानवीय गरिमा को बढ़ाने के लिए किसका निर्माण किया है मेरे प्यारे पर? स्टेट का निर्माण किया है। तो ये 10 विचार, जब कोई सवाल आए, या तो इन 10 पर इंडिविजुअल सवाल आ सकता है। क्या आ सकता है? 10 पर इंडिविजुअल, हाँ, कि लिबरलिज्म के अंतर्गत व्यक्ति साध्य है और स्टेट साधन है, तो फिर उसके बारे में वर्णन कर देंगे। ये आ सकता है कि ये किसको आगे लाती है, नेचुरल राइट को, नेचुरल, तो उसके बारे में वर्णन कर देता है। यह विचारधारा डेमोक्रेसी को आगे लाती है,
तो इसको या कोई स्टेटमेंट मिलती जुलती नजर आ जाए कि ये डेमोक्रेसी के बारे में लिखी जा रही है या नेचुरल राइट, पर लिखना आपको क्या है, वही सब लिखना है। उसी पक्ष को, जिस पक्ष में, जिस साइड में आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसको आपको बढ़ा देना। तो लिबरलिस्ट थिंकर सपोर्ट एंड इंसिस्ट दैट इंडिविजुअल आर डिसाइसिव ऑफ देयर इंटरेस्ट, men are naturally independent in every act of life. On this basis, it is feasible one that state and other institution are means for development. कि अन्य 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 लोग क्या हैं मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? अन्य लोग सिर्फ, अन्य जो संस्थाएं हैं वो क्या हैं? विकास का साधन। राज्य कैसी है? राज्य को एक कृत्रिम मानते हैं, जैसे जॉन लॉक मानता है, आने वाले आज के आधुनिक युग में मानते हैं, जिसका उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। इट्स पर्पस टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। जैसा पहले ईश्वरीय लोग, रिलीजियस लोग, थियोलॉजिकल लोग क्या मानते थे, राज्य को ईश्वर ने बनाया, या नेचुरल है जैसा एरिस्टोटल मानकर चलता है, आगे पढ़ोगे कभी, उन्होंने बोला नहीं, ना तो ये नेचुरल है ना ही ये ईश्वरीय। दे आर हैविंग दिस ओपिनियन दैट स्टेट आर नॉट डिवाइन और नॉट अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, इट इज अ आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। हमने संविधान से, समझौते से, नेचुरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट से इसको बनाया है। तो लिबरलिस्ट थिंकर जो उदारवादी हैं, जॉन लॉक हैं, बेंथम है, मिल है, एडम स्मिथ है, ये क्या मानते हैं कि हमने, अलग अलग रूप में सब लोग मानते हैं, लेकिन ये मानकर चलना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उन्होंने ये माना कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, किसके जरिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? संविधान, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसका निर्माण किया है। हमने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसका निर्माण किया है। तो इन समरी में हम देख लेते हैं क्यों ये रिवोल्यूशनरी विचार है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह रेवोल्यूशनरी विचार इसलिए है कि ये मानवीय स्वतंत्रता को समर्थन करता है। इट सपोर्ट द ह्यूमन फ्रीडम। मानवीय विवेक में इसकी आस्था है कि ह्यूमन कंसाइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसाइन। ये क्या करता है? नेचुरल राइट्स का बिलीवर है कि हर आदमी को नेचुरल राइट्स होते हैं। ये रेवोल्यूशनरी इसलिए है कि इसने जो परंपरागत तरीके से व्यवस्था जो चली आ रही थी उसका क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? विदेश किया। इट अपोज द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। यही विचारधारा सेकुलरिज्म को लेकर आई कि हर एक व्यक्ति, जो धर्म है वो उसका व्यक्तिगत विषय है। द रिलीजन is the personal matter of an individual. It is up to an individual how he wants to go about its religion. वो मानना चाहता है, he want to profess it, और he does not want to profess it. वो उसको मानना चाहता है, वो मानना नहीं चाहता, और अपने तरह से मानना चाहता है। yes, तो ये उसका कैसा विषय है? इंडिविजुअल है। फिर आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी, तो ये कहता है अहस्तक्षेप, राज्य को, राजा को आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दिस आइडिया इज सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम। बाजार का जो कंपटीशन है, जो डिमांड और सप्लाई है, किसी वस्तु की मांग और उसका उत्पादन, सभी चीजों को ठीक कर सकता है। फ्री कंपटीशन होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
कंपटीशन पर, डिमांड और सप्लाई पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पर, सब चीज होना चाहिए। क्योंकि जब आदमी निजी संपत्ति के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, अपने लिए कुछ कमाता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, तो इससे सबका भला ही होता है। क्या होता है? इससे सबका भला ही सबका कल्याण। और इसी विचारधारा को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? क्लासिकल लिबरलिज्म। याद रखना, इस विचारधारा को ही क्या कहा जाता है? क्लासिकल लिबरलिज्म। हाँ, शुरुआत वाला शास्त्रीय बोला जाए या परंपरागत बोला जाए, इसी विचारधारा को क्या बोला जाता है? क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, इसको भी हम देखते हैं। ये क्लासेस आप चाहे बीए में हैं, एमए में हैं, ये आपको हेल्प करेंगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप देखते रहिएगा। आईएएस के लिए तो मेन ही है। आइडियोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। देखते हैं। जैसे हिंदी में हमने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बना रखा है, इसको आप देखिए। इसको आपको याद कर लेना है। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसकी आलोचना का वर्णन कीजिए। तो क्या कहलाएंगे? ऐसी विचारधारा जो जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, उदारवाद कहलाती है। एक कोई आप क्या लिख देंगे? अब ये सब क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, कि समझ तो गए कॉन्सेप्ट, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हिट कैसे करना है, उस कॉन्सेप्ट को का आंसर कैसे लिखना है। तो पहले मीनिंग बताएंगे। मीनिंग हर चीज की बेटा आप क्या करिए, कुछ हो या ना हो, मीनिंग जरूर याद कर लीजिए। तो ऐसी विचारधारा जो जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता का समर्थन करती है, उदारवाद कहलाती है। सटोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज्य का सिद्धांत है। विशेषता, मानवीय स्वतंत्रता में का समर्थन। तो फिर आपने ये आर्टिकल डाल दिया, अनुच्छेद 22, जिससे उसको पता चले कि आप पासिंग रेफरेंस दे रहे हैं। मानवीय विवेक में आस्था, फिर पुनर्जागरण, जैसे दास प्रथा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लिखना, पासिंग रेफरेंस। फिर प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन में विश्वास कि सबको राइट्स होते हैं, आज हमको राइट्स मिले हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, भारत भी आज एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप, कि किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास, जो लोकतंत्र की में आज जो विश्वास है, निर्वाचित संसद है, वयस्क मताधिकार है, प्रेस की फ्रीडम है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, हर देश के निवासियों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है कि वो उस देश में रहना चाहते हैं, नया देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत सबसे ऊपर है। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। राज्य एक कृत्रिम संस्था है,
संवैधानिक शासन का समर्थन, विश्व शांति में विश्वास। अब आलोचना का पक्ष शुरू होता है जिसको मैं पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन में और देखता हूं, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको भी आपको कराने का प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और बनाया है, इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। अब याद रखना, ये इसको क्लासिकल उदारवाद कहते हैं। कौन सा उदारवाद कहते हैं? क्लासिकल। परंपरावादी। शास्त्रीय। कौन सा? शास्त्रीय। हाँ, शास्त्रीय। एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपको कराऊंगा। ये देखो, इसकी हम बात कर रहे थे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे। उदारवाद एक क्रांति विचार कैसे है? हाउ लिबरलिज्म इज एन रेवोल्यूशनरी आइडिया, है ना? इस क्वेश्चन को आप देख चुके हैं वैसे, यस और नो?